बच्चों आज हम करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसे हम एक स्टोरी की तरह करेंगे, हिस्ट्री होगी इसमें, पूरी जर्नी को हम डिस्कस करेंगे। एक वीडियो उसके लिए एनफ है नहीं, तो हम काफ़ी वीडियोस में उनको काफ़ी वीडियोस लगेंगे इसको समझने के लिए, बट विल गो स्टेप बाय स्टेप ताकि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इसके लिए। तो जैसे ना आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं तो आप क्या ऑन करेंगे? फ्लैश लाइट ना। फ्लैश लाइट क्या करेगी? आपको रास्ता दिखाएगी। ऐसे ही इस जर्नी में जो आपकी फ्लैश लाइट है वो आपकी क्यूरोसिटी है, उत्सुकता जो आपकी है, ठीक है, इसे ऑन रखिए तो आपका सारा काम हो जाएगा इसमें। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे जैसे ह्यूमन, जैसे एवोल्यूशन कह लो या ह्यूमन रेस इस प्लैनेट पे जैसे जैसे आगे बढ़ी, डेवलप हुई, तो उसको अपने इर्द गिर्द का कि क्या किस चीज़ का बना हुआ है ये यूनिवर्स, ये नॉर्मल है क्यूरोसिटी ऐसी होनी। तो उन्होंने समझा कि यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ों का बना है, मैटर और एनर्जी, ठीक है। अब कुछ लोग तो इस मैटर को समझने में लग गए, कैसा है, क्यों है, किस तरह का, किस चीज़ का बना हुआ है, और कुछ लोग एनर्जी को समझने में लग गए। अब वो जो लोग थे उनको आप कोई भी नाम दे सकते हो कि साइंटिस्ट थे, क्या थे, ठीक है। और कुछ लोग इन दोनों को इंटरप्ले को समझने लग गए कि आपस में ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मैटर और एनर्जी, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड्स साइंस की डेवलप हो गई। अब इस जर्नी को हम लेके चलते हैं पीछे, जैसे 5th BCE में, बिफोर क्राइस्ट ईरा में, ठीक है। सो देयर वर 2 पीपल, दो लोग थे जिनका नाम पर्टिकुलरली, ऐसे लोग तो बहुत थे, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग लोग थे, बट जो डॉक्यूमेंट बच गए हैं जिससे हमें पता चलता है। सो देयर वर 2 पीपल, ल्यूसिपस और उसका स्टूडेंट था डेमोक्रिटस। इन दोनों ने क्या प्रपोज किया कि जो भी मैटर है, दे वर फोकस्ड ऑन मैटर, राइट, दे वर फोकसिंग ऑन मैटर। तो जो भी मैटर है वो अल्टीमेटली कुछ इस तरह के चंक्स, कुछ पार्टिकल्स का बना हुआ है जिनको उन्होंने नाम दिया एटमॉस, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, जिससे आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और डिवाइड नहीं कर सकते इनको हम, ठीक है। अब उसी टाइम में एरिस्टोटल, सबने नाम सुना होगा, और प्लेटो ये कहते ये बात है ही नहीं, मैटर तो इन चीज़ों का बना है, फायर, वाटर, अर्थ, इस तरह के एलिमेंट का बना हुआ है मैटर, 4 बोले उन्होंने जैसे, ठीक है। क्योंकि ये लोग फेमस थे, एरिस्टोटल फेमस थे, इसलिए इस आइडिया को ने काफ़ी देर तक अपना प्रभाव रखा और दूसरे आइडिया जो थे वो पीछे रह गए। क्योंकि डेमोक्रेटिस ने तो यहाँ तक बोल दिया था, डेमोक्रेटिस ने, जो कि एटमॉस वाले लोग थे, तो ही सेड कि सिर्फ जो यूनिवर्स है उसमें 2 ही चीज़ें हैं, एटम्स हैं और एटमॉस जिसे उसने कहा, प्लस एम्प्टी स्पेस है, और इसके अलावा जो भी है वो सिर्फ ओपिनियन है। आप समझ रहे हो बात को? तो ये सारे फिलोसफर थे, क्योंकि इन्होंने बात तो एटमॉस की बट कोई भी एविडेंस नहीं था जिसके बेस पे ये बता सकते कि ये इस तरह से है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े नॉर्मल हैं, आपके माइंड में भी आते होंगे कि जैसे पेंसिल से लिख रहे हो, पेंसिल बनी है ग्रेफाइट की, जहाँ से लिख रहे हो आप, ग्रेफाइट मतलब कार्बन। अब मैं उसे कितना तोड़ूँ, कितना बारीक करते जाऊँ, कितना बारीक करते जाऊँ, कितना बारीक करते जाऊँ, कितना बारीक कि एक ऐसी लिमिट आ जाए जहाँ से अगर और तोड़ूँ तो वो फिर कार्बन ना रहे, मतलब उसकी आइडेंटिटी उसके बाद कार्बन की ना रहे। तो वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट जहाँ तक आप पहुँचे हैं उसको हम एटम बोलेंगे, क्योंकि उसको फर्दर तोड़ देंगे तो वो कार्बन नहीं रहेगा, कुछ और होगा, वो कुछ क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं हम, उसमें आ गए हम मॉडर्न टाइम में। अब मॉडर्न टाइम में मतलब 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी, इसमें आ गए हम। इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ना ऑब्ज़र्व करना शुरू किया जो कंपाउंड्स नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे पानी है या और चीज़ें हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे उन्होंने कुछ लॉज दिए, ठीक है। उन लॉज से जो कह लो एक तरह से
मतलब नींव रख हुई किसकी, एटॉमिक थ्योरी की, ठीक है, जिसने प्रूव कर दिया कि यस एटम्स डू एग्जिस्ट, ठीक है। और वो लॉज कौन कौन से थे? पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1789 में लेवोजियर ने दिया था, लेवोजियर, ठीक है। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे ए बी से जाके रिएक्ट किया और सी बना, ठीक है, तो अगर ए का 2 ग्राम लिया मैंने और बी का 3 ग्राम लिया, तो जो बना है उसका भार एग्जैक्टली ए और बी के भार के जितना होगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कंजर्व्ड रहता है, सेम रहता है, ठीक है, ओके। अब इससे जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह सकती हूँ कि जैसे सोडियम है, सॉलिड सोडियम मेटल लिया, क्लोरीन गैस ली, ठीक है। अब तो हमें पता है कि इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझाने के लिए, तो ये गैस ली, क्लोराइड बना। अब सपोज आपने वही x1 ग्राम इसका लिया, x2 इसका लिया, तो x1 + x2 आपके पास सोडियम क्लोराइड बना। ये उन्होंने देखा एक्चुअल में। तो इससे उन्होंने कंक्लूड क्या किया कि इसका मतलब है जब रिएक्शन हो रही है तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जस्ट अ मोमेंट, ये क्लोरीन है सपोज, ठीक है, तो कहते हैं कि सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ जो जिनसे वो बना है उसका सिर्फ रीअरेंजमेंट ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, ये उन्होंने बोला। अब आप देखो तो बोलते हैं कि ये बस रीअरेंजमेंट हुआ है, तभी तो मास सेम है, क्योंकि और किस तरह से एनविजन करो कि मास सेम रहा, इससे एक आइडिया उनको लगा, ठीक है। सो ये लॉ एक तरह से कंसिस्टेंट है इस आइडिया से कि मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है। ये लॉ ठीक है बिल्कुल केमिकल रिएक्शंस के लिए, पर अब क्योंकि आज के टाइम में हमें हमारी नॉलेज डिफरेंट है, जो कि 17 या 16 सेंचुरी में थी, उससे आज हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास नॉलेज ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या हो जाता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, E=mc²। तो उस टाइम पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड नहीं करता, क्योंकि कुछ मास क्या बन सकता है, एनर्जी भी बन सकता है, ठीक है। बट इन जनरल फॉर केमिकल रिएक्शन दिस लॉ होल्ड्स गुड, ये बिल्कुल ठीक है, ओके। इस लॉ ने भी हमें यही बताया कि केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं। एटम्स की बात आ गई ना इसमें, एटम्स के थ्रू ही इसको प्रूव कर पाए हो। अब हम सेकेंड लॉ करने वाले हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आया 1797 में, राइट। इसको दिया है जोसेफ प्राउस्ट ने, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, ये भी ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड है, कि आप वाटर को, मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, वाटर, आज तो हमें इसका फॉर्मूला पता है ना, बट उन्होंने जैसे वाटर लिया H2O, इसे आप पॉन्ड से ले लो, रिवर से ले लो, सी से ले लो वाटर को, तो जब भी आप इसका सैंपल लेंगे तो उसको अगर आप स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड, आपको हमेशा पता चलेगा कि वो 2 ग्राम उसमें क्या है, हाइड्रोजन है, और 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। 2 grams ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 grams ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाट दे फाउंड, ठीक है। तो हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशो में जब मिलेंगे तब वो वाटर बनाएंगे, ठीक है। एक एटम ऑक्सीजन का और 2 एटम हाइड्रोजन के
मिलेंगे तो वो वाटर बनाएंगे। अगर ये रेशो डिफरेंट हुई तो कुछ और बनेगा, वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है उसे आप ऐसे दे सकते हैं कि ऑल सैम्पल्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ले लो आप, ऑल सैम्पल्स ऑफ अ गिवन कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ देयर सोर्स, रिगार्डलेस कि किसी से भी लो, देयर सोर्स or however they are made, they will have the same proportion, will have the same proportion of their constituent elements. Constituent elements water में क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको भी आप तभी प्रूव कर सकते हो अगर आप एटम्स का सहारा लो कि दो एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, ये जब मिलते हैं तब वाटर बनता है। ये जब मिलते हैं तब क्या बनता है? वाटर बनता है। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ, इसको भी हम इसी तरह चंक्स में जैसे एटम्स के फॉर्म में ही इमेजिन करके कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शंस इसको दिया 1804 में जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन, इसमें क्या बात है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझना ईजी होता है। जैसे वाटर है, H2O2 है। ठीक है, मैं इसको समझने के लिए अब आज की नॉलेज को भी बीच में यूज़ कर रही हूँ। आज हमें चीज़ों का भार, मोल, सब कुछ पता है, तो हम उस चीज़ को यूज़ करके इसको समझ रहे हैं। वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ मिलते हैं? वाटर, ऑक्सीजन कितनी है? 16 ग्राम्स। ठीक है, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड H2O2। ठीक है, ये भी दोनों ही इनमें क्या है? कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये बात है। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको पता है एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम, एक का भार कितना है? 16, 2 का हो गया 32। ठीक है, अब अगर इसको मैं लूँ, इसका 1 ग्राम कितने से मैच करेगा? इसके 8 ग्राम से। इसका 1 ग्राम 16 ग्राम से, इसके रेशो जो मैं बता रही हूँ। अब अगर आप इन दोनों की रेशो को देखो कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन? 8 ग्राम्स। हेयर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन is combining with 16 grams of oxygen. So we are keeping, हम लोग एक के वेट को कांस्टेंट रख रहे हैं। उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि जब वो वाटर बनाता है तब वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, और जब उसने H2O2 बनाना है तब वो 16 ग्राम से कर रहा है। और उन दोनों के आपस में क्या है? रेशो क्या है? 1:2। दैट इज़ व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो वो ये कह रहा है कि जब 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मास ऑफ जो दूसरा एलिमेंट है, जो कि 1 ग्राम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट से कंबाइन करता है, वो एक दूसरे के साथ उनकी जो रेशो है, रेशो ऑफ द स्मॉल होल नंबर्स में होती है। होल नंबर्स का होना ही अपने आप में ये बताता है कि चीज़ें एटम्स की फॉर्म में इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इससे हमें तीसरी बार ये इंडिकेशन मिली है कि जो रिएक्शंस होती हैं या मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? एटम्स का बना हुआ है। एंड बेस्ड ऑन दैट जो जॉन डाल्टन था, उन्होंने अपनी थियोरी दी, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी। ठीक है, ओके। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा? ये 1808 में दे दी इन्होंने थ्योरी, जब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बाद। तो उन्होंने कहा, उसके कुछ जो थ्योरी में उन्होंने पॉस्टुलेट्स दिए, पॉस्टुलेट्स मतलब जो पॉइंट्स उन्होंने दिए जॉन डाल्टन ने, कि हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल
particles which are called atoms. Each element is composed of tiny indivisible particles which are called atoms, right? दूसरी बात उन्होंने कही कि all atoms of a given element have the same physical and chemical properties that distinguish them from the atoms of other element. तो जैसे हाइड्रोजन है एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन है दूसरा एलिमेंट है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मतलब देखने से हाइड्रोजन कैसा दिखता है, और ऑक्सीजन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी. इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मतलब जब ये रिएक्ट करता है वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से अलग होंगी, राइट. सो ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव द सेम मास. हाइड्रोजन के एलिमेंट लो, उसका कोई भी एटम निकाल लो, उसका मास सेम होगा. अब एक बास्केट में या एक टेस्ट ट्यूब में या एक उसमें आपने हाइड्रोजन रखी हुई है, ठीक है, उसका कोई सा भी एटम ले लो उसका मास सेम होगा. और एक सैंपल आपने ऑक्सीजन का लिया हुआ है, उसका कोई सा भी एटम लो उसका मास सेम होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी एंड ऑल दैट. ठीक है, ये उनका सेकंड पॉस्टुलेट था. मैं इसमें एक अब आज की एडिशन कर देती हूँ. अब के टाइम में हमें पता है कि अगर मैंने हाइड्रोजन के सपोज काफ़ी सारे एटम्स लिए तो ज़रूरी नहीं कि सबका मास सेम हो, क्योंकि अब हमें पता है कि मास किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे. और वी हैव आइसोटोप्स इन दैट कैटेगरी व्हेन यू हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम सिर्फ डाल्टन के पॉस्टुलेट्स की बात करें. पहला पॉस्टुलेट बोलता है कि हर एलिमेंट टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है जो कि आगे और डिवाइड नहीं किए जा सकते, उनको एटम कहते हैं. और हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अलग हैं एक दूसरे से, इन टर्म्स ऑफ वो कैसे दिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ वो कैसे रिएक्ट करते हैं, और उन सब का एक एलिमेंट के एटम्स का भार कहता है सेम होता है. ठीक है. तीसरा पॉस्टुलेट जो उन्होंने बोला वो ये बोला कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जब कंपाउंड बनाते हैं, ए ने बी के साथ मिलके कुछ कंपाउंड बनाना है, तो वो हमेशा ही अगर उसने ए बी कंपाउंड बनाना है तो वो 1:1 की रेशो में करेगा ज्वाइन. अगर उसने ए बी 2 बनाना है तो 1:2, मतलब ये रेशो हमेशा होल नंबर्स में रहेगी. ठीक है. चौथा पॉस्टुलेट्स, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट. ये नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन के एटम पड़े हैं और वो पड़े पड़े क्या बन जाए, हीलियम के एटम्स बन जाएं, या किसी भी रिएक्शन से वो हीलियम के एटम्स बन जाएं. पड़े पड़े ही ऐसे, मतलब रिएक्शन तो चलो वो किसी की और के साथ करें तो कोई और बात है, बट atoms of one element cannot change into atoms of other element. In chemical reaction atoms only change the way they are arranged. तो rearrangement है. हालांकि अब हमें पता है कि एक के एटम्स दूसरे में हम चेंज कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता ही ये है. ठीक है, बट ये उस टाइम की बात कर रहे हैं. अब इस सारे बैकग्राउंड के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एटम के अंदर की जर्नी शुरू करेंगे. एटम के अंदर क्या है और जो वो है वो कैसे पड़ा हुआ है, व्हाट इज़ द अरेंजमेंट, व्हाट इज़ इनसाइड एटम. अब वहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम मैटर के अंदर गए ना कि मैटर किसका बना है, एटम्स का. अब एटम के अंदर जाएंगे, व्हाट इज़ इनसाइड एटम एंड हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड इनसाइड एटम. Right? And why certain arrangement is more preferred over the other arrangement. कैसे पता चला हमें ये सारी चीज़ें. ठीक है. तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो और इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. थैंक यू.